तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सीधा आपकी रूह पर लगते हैं और तो और उनका कोई इलाज भी नहीं होता। ठीक आज की कहानी होने वाली है आरव जी की। आरव जी ने अपनी इस कहानी में जो कुछ भी बताया उसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और तो उन्होंने ये भी कहा कि वो इस कहानी को खौफ की वजह से नहीं सुना रहे, बल्कि वो इस कहानी से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अपनों के बीच कैसे कैसे मुखौटे होते हैं जो कि बहुत भयानक होते हैं। अब दोस्तों इनकी कहानी सुनाओ तो इससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको भी मेरी आवाज़ में कहानियां सुनने का शौक है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी भी शामिल की गई है, आप वहां भी मुझे कहानियां भेज सकते हैं। और बात रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी की, तो मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियां सुनने के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो बस अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम आरव है। मेरे घर में मैं और मेरी बहन ही रहते हैं, क्योंकि आज से कई साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पिताजी और माँ की मौत हो गई। बस यूं समझिए कि उस दिन के बाद से मेरी और मेरी बहन की पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन मैंने कभी भी अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा। मेरी बहन का नाम है नियति। हम दोनों अपनी लाइफ में बेहद खुश थे। साथियों, नियति पढ़ाई करने के मामले में पूरे शहर में टॉप करती थी। यहाँ तक कि कॉलेज के सारे स्टूडेंट उसे अपना आइडल भी मानते थे। उसका चेहरा इस तरीके का था जो कि देखते ही एक मासूमियत सी झलकती थी। उसे देखने वाला एक बार को हर पल के लिए ठहर जाता था। बड़ी बड़ी आंखें, गहरी मुस्कान जो कि किसी के भी दिल को रोशन करते। उसकी मुस्कान से ही मैं अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी थकान भूल जाता था। बस इसी चीजों के बीच में एक और भी इंसान था जिसका नाम था मीरा। मीरा और नियति दोनों बचपन की सहेलियां थी। दोनों एक साथ स्कूल जाया करती थी। यहाँ तक कि जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते गए तो वो कॉलेज में भी एक साथ आना जाना करते थे। मीरा अक्सर हमारे घर में आया करती थी। ऐसा लगता था देखकर मानो कि जैसे वो हमारे परिवार का हिस्सा हो। और तो और मैं जब भी घर में आता तो अक्सर मीरा को अपने घर में ही पाता था। हालांकि मीरा की बात करें तो वो अपने एक चाचा जी के साथ रहती थी। उसके चाचा जी थोड़े अलग किस्म के आदमी थे। उनके बारे में पूरे गांव मोहल्ले में लोग अजीब सी बातें किया करते थे, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मीरा का जो स्वभाव था उसे देखकर हमें कभी भी नहीं लगा कि ये लड़की ऐसा भी कुछ कर सकती है। दोस्तों सच कहूं तो मैं मीरा पे आंखें बंद कर भरोसा करता था। मुझे लगता था कि जब भी मैं घर से बाहर होता हूं तो मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था कि मुझे काम के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। इसीलिए मैं उस पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करता था। पर मुझे और मेरी बहन को बिल्कुल नहीं मालूम था कि हमारे साथ ऐसी भी घटना घट जाएगी। दोस्तों मुझे आज भी अच्छे से याद है, वो सितंबर का महीना था जब नियति के कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन था। उस दिन उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। उसे देखकर मैं बेहद खुश हो रहा था। उस वक्त मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और मैं लगातार अपनी बहन को देखे जा रहा था। जब नियति स्टेज से उतरकर नीचे आई तो मैंने उसे सबके सामने गले लगाया। और तो उस दिन मैंने उसके हाथ में वो घड़ी बांधी जिसे वो अक्सर पहनने की सोचा करती थी। अब ठीक जैसे ही मैंने नियति के हाथ में घड़ी बांधी तो मैंने एक नजर देखा कि मीरा भी वहां पर खड़ी अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। लेकिन मैंने फिर भी उसकी तरफ देखकर कहा कि मीरा, देखा तुमने, इस बार भी नियति ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन नियति हमारे देश का नाम रोशन करेगी। मीरा ने मेरी तरफ हंसकर कहा, ठीक कहते हो, मीरा है ही सबसे अलग, आपकी बहन जो है। लेकिन दोस्तों उस रात मीरा की जलन ने सारी हदें पार कर दी। उस दिन वो अपने आंगन में बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसी वक्त उसके दूर के चाचा सोमनाथ वहां पर आ गए। सोमनाथ चाचा हमारे मोहल्ले में थोड़े अजीब और बदनाम इंसान थे। वो अक्सर किसी से ज्यादातर बोलते नहीं थे, उल्टा अक्सर उनके कमरे से अजीब सी बदबू भी आती थी। कई बार तो लोगों ने यह भी देखा कि उनके घर से धुआं भी उठ रहा है। अंदर ही अंदर गांव के लोगों का यह मानना था जरूर कोई अजीब सी क्रियाएं करता है। सोमनाथ चाचा ने मीरा को देखा और उसके पास आकर बैठ गए। उनकी आंखें गहरी पीली और डरावनी थी। उन्होंने अपनी खुरखुरी आवाज में कहा, इतना गुस्सा, इतनी नफरत सेहत के लिए ठीक नहीं होती बेटा। तेरी आंखों में उस लड़की के लिए जो आग है वो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। दोस्तों पहले तो मीरा बहुत डर गई, लेकिन उसकी जलन उसके डर पर भारी पड़ गई। उसी वक्त मीरा ने अपनी मुट्ठी भींची और रोते हुए कहने लगी कि चाचा बहुत हो गया, जहां भी जाती हूं सब लोग नियति नियति करते हैं। बस मैं और उसकी परछाई बनना नहीं चाहती, और अब भी बस उसी को देखता रहता है, हमेशा उसी की बातें करता है।
मैं चाहती हूँ कि उसकी ये पढ़ाई, उसका ये घमंड, उसकी सुंदरता सब कुछ मिट्टी में मिल जाए। मैं बस उसे तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। दोस्तों, उसी वक्त सोमनाथ चाचा के चेहरे पर अजीब सी भयानक मुस्कान आई। उन्होंने कहा, तो फिर इंतजाम हो जाएगा। मुझे बस उसके जिस्म का एक टुकड़ा चाहिए, या तो उसके सर का बाल या फिर उसके पसीने में भीगा हुआ कपड़ा। बस इसके बाद मेरी क्रिया शुरू हो जाएगी। वो अपने आप को खुद नोचने पे मजबूर हो जाएगी। मीरा ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे एक पल में ही हाँ कर दिया। इसके ठीक 2-3 दिन बाद जब नियति मीरा से मिलने के लिए उसके घर पर ग्रुप स्टडी के लिए आई, तो मीरा ने नियति को बाल ठीक करने के लिए कहा। जब ठीक नियति ने अपने बाल वगैरह ठीक किए तो चुपचाप उसने उस कंघी से नियति के बाल चुरा लिए। ठीक उसी रात सोमनाथ चाचा के उस अंधेरे कमरे में एक काली क्रिया शुरू हुई। एक काले कपड़े पर नियति के बाल रखे गए, मिट्टी से एक पुतला बनाया गया और धुएं के बीच अजीबोगरीब मंत्र पढ़े जाने लगे। सोमनाथ चाचा ने एक लंबी सी जंग लगी हुई सुई उस मिट्टी के पुतले के आर पार कर दी। अब ठीक इस क्रिया के होने के 1 हफ्ते के बाद नियति के अंदर अजीब अजीब से बदलाव होना शुरू हो गए। सबसे पहले तो उसकी नींद उड़ गई। उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे। कई बार जब मैं अकेले कमरे में सोता था तो अचानक वो दौड़ती हुई मेरे पास आती, मुझसे कहती कि भैया, मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत पुरानी लाश मेरे बेड के बगल में खड़े होकर मुझे लगातार घूरती रहती है। और तो और मुझे कई बार ऐसी भी आवाज सुनाई देती है कि वो मुझसे कह रही हो कि मैं तेरा शरीर छीन लूंगी। दोस्तों, उसकी यह हालत देखकर मैंने सबसे पहले उसे बहुत ही प्यार से समझाया, क्योंकि उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो पढ़ाई का स्ट्रेस ले रही हो। क्योंकि अक्सर केसों में ऐसा देखा गया है, जब इंसान दिमागी रूप से थोड़ा परेशान होता है तो उसे अजीब अजीब से सपने आने लगते हैं। ठीक उस वक्त मेरा भी यही कहना था। उस वक्त मैंने बस उससे इतना ही कहा कि नियति, तुम चिंता मत करो, अगर इस बार थोड़े नंबर कम भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें सपने तक सीमित नहीं रही। मैंने देखा कि नियति का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था। उसे देखकर ऐसा लगने लगा था कि जैसे कोई धीरे धीरे उसके शरीर से खून चूस रहा हो। और तो और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे भी बनने लगे थे। उसका ये बदलाव मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। मेरी प्यारी बहन जो पूरे घर में चहचहाती रहती थी, अब वो अपने कमरों में घंटों घंटों तक चुपचाप बैठे रहने लगी थी। सबसे अजीब और डरावनी बात तो ये थी कि एक दिन जब मैं उसके कमरे में चाय लेकर गया तो उस वक्त मैंने उसे देखा कि वो चुपचाप पढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसी पल में उसने अपनी किताब फेंककर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त उसके चेहरे पर ऐसी दहशत थी, ऐसा लगा मानो जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैंने उसे तुरंत पकड़ा, उससे कहा कि नियति, क्या हुआ? वो कांपते हुए उंगली से किताब की तरफ इशारा करने लगी, कहने लगी, भैया, इन पन्नों पर अक्षर नहीं है, ये सिर्फ कीड़े हैं। यहाँ पर बस काले कीड़े रेंग रहे हैं जो कि मुझे काटना चाह रहे हैं। मैंने तुरंत किताब उठाकर देखी। किताब के पन्ने बिल्कुल नॉर्मल थे, वो कोई इंग्लिश की बुक थी शायद। नियति की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, इसीलिए मैं शहर के सबसे बड़े अस्पताल लेकर उसको गया। वहां पर डॉक्टर ने सीटी स्कैन, MRI और कई सारे टेस्ट किए, लेकिन सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए थे। डॉक्टर ने मुझसे अकेले में ले जाकर कहा कि आपकी बहन को कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बस इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये डिप्रेशन में चली गई हैं। इस वक्त इसे किसी भी हाल में अकेले बिल्कुल मत छोड़िएगा। दोस्तों, सच कहूं तो मेरा दिल टूट चुका था। मेरी हंसती खेलती बहन को न जाने किसकी नजर लग गई थी। दोस्तों, इस दौरान मीरा अक्सर हमारे घर पर ही रहा करती थी और तो और वो हमेशा मेरे पास आकर रोने का बहाना करती, कहती कि मुझसे नियति की हालत देखी नहीं जा रही। मैं रोज भगवान से दुआएं करती हूँ, लेकिन नियति को अचानक ये क्या हो गया बिल्कुल समझ में नहीं आता। मुझे इसकी हालत देखकर वाकई में बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। दोस्तों, सच कहता हूँ, मैं मीरा के इस नाटक को कभी समझ ही नहीं पाया। उस वक्त जब वो मुझसे ये बातें कर रही थी तो मैंने उससे बस इतना ही कहा कि मीरा, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं पागल हो जाता। मैं जानता हूं कि मैं अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए बस मैं तुम्हारे भरोसे पर नियति को घर में छोड़कर चला जाता हूं। दोस्तों, मीरा ने उस वक्त मेरी आंखों में देखा और बड़ी ही मासूमियत से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आप सबके साथ हूं। बस दोस्तों, फिर क्या था, इसके 1 महीने के बाद नियति की हालत बहुत ही बद से बदतर हो गई। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि लगता जिसमें सिर्फ हड्डियां बची है। उसके घने बाल गुच्छे के गुच्छे गिरने लगे थे। वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ चुकी थी। और फिर एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसे सोचने के बाद मेरी रूह कांप जाती है। यहाँ तक कि आज भी अगर मैं सोचता हूँ तो मेरी नींद गायब हो जाती है। रात के ठीक 2 बजे थे। पूरे घर में एकदम सन्नाटा था। उसी बीच सोते सोते मुझे कानों पर अजीब सी आवाज सुनाई दी,
ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से दीवारों को नोच रहा हो। और तो और इन सब प्रक्रिया के बीच मुझे किसी के घुंघरू की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत अपनी सीट से उठा और नियति के कमरे की तरफ भागा। मैं जब उसके दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि गेट हल्का सा खुला हुआ था। मैंने तुरंत लाइट जैसे ही ऑन की तो नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नियति अपने बिस्तर पर नहीं थी। वो ठीक दीवार के एक कोने में एक अजीब से शेप में खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लगा मानो जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो। उसके हाथ दीवारों को खुरद रहे थे और दीवारों पर हल्का हल्का खून भी रिस रहा था। मैंने भागकर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर मैं जैसे ही उसके पास जाने वाला था तो न जाने किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे इस तरह उठाकर फेंका कि मैं सीधा कमरे के कोने में जा गिरा। उस वक्त मेरे सर पर गहरी चोट आ गई थी, जिसके बाद मैं अचानक बेहोश हो गया। इसके ठीक अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने जब खुद को देखा तो पाया कि मैं अपने कमरे के बेड पर लेटा हुआ था। उसी बीच अचानक मेरी नजर मीरा पर गई। वो ठीक मेरे बेड के बगल में बैठी हुई थी। मैं कुछ कहता कि मीरा अचानक से रो पड़ी। कहने लगी कि आपको होश आ गया। मैं कब से घंटों से आपके होश में आने का इंतजार कर रही थी। मैंने उससे कहा कि नियति कहाँ है, क्या वो ठीक तो है। मैं बस उठकर जाने ही वाला था कि अचानक मीरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी कि सब कुछ ठीक है, बस आप आराम से बैठे रहिए। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मीरा की जबान कांप रही थी, इसीलिए मैं उसका हाथ छुड़ाते हुए सीधा नियति के कमरे की ओर बढ़ गया। अब जब ठीक मैं नियति के कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि नियति बेड पर आराम से लेटी हुई थी, लेकिन एक चीज थी, उसका शरीर किसी मोटी सी रस्सी से बांधा गया था। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका था। एक बार को तो मैं ये भी समझ चुका था कि शायद नियति कुछ अजीब सी हरकतें न कर बैठे, इसीलिए मीरा ने उसे रस्सियों से बांधा हुआ था। मैंने एक बार गुस्से और डर के साथ मीरा से पूछा कि आखिर ये रस्सियां क्यों। मीरा ने मुझसे कहा कि जब तुम रात को बेहोश हो गए थे और मैं ठीक जब नियति को देखने के लिए यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि नियति दीवार पर अपना सर मार रही थी। वो नाखूनों से अपने शरीर को नोचने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं ठीक टाइम पर नहीं पहुंच पाती तो शायद नियति अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा लेती। दोस्तों, हालांकि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने रात को देखा वो साइंस नहीं थी। कोई भी इंसान इस तरीके से नहीं मुड़ सकता जिस तरीके से मैंने देखा। और तो और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि कोई किसी को बिना छुए इतनी दूर हवा में कैसे फेंक सकता है। सच कहूं तो मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने मीरा से कहा कि मीरा, तुम ही कोई रास्ता बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे तो मेरी बहन तिल तिल करके मर जाएगी। मीरा कहने लगी कि आप चिंता मत कीजिए, मैं नियति को कुछ भी नहीं होने दूंगी। उस वक्त एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मीरा का इस घर को लेकर बहुत ज्यादा लगाव है और वो अभी इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो अंदर ही अंदर इन सब चीजों को लेकर जश्न मना रही थी। इसके ठीक अगले 3 दिन हमारे लिए नरक जैसे थे। नियति का वो शैतान अब हर शाम बाहर आने लगा था। वो अक्सर दिन में बहुत शांत बैठी रहती, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उसका जिस्म किसी शैतान का घर बन जाता। मैंने कई बार नोटिस किया कि वो अक्सर रस्सियों को खींचती और तो और वो कई बार ऐसी भाषाओं का प्रयोग करती जो मुझे इस दुनिया के तो नहीं लगती थी। ये सारी सिचुएशन देखते हुए मैंने कई तांत्रिक बाबाओं को बुलाया, लेकिन जब भी कोई घर के अंदर प्रवेश करता और ठीक नियति के कमरे में चला जाता तो अचानक मुझे ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती जैसे कि वो उनके बाबाओं के घरों का राज खोल रही हो। यूं मानो कि कई तांत्रिक तो आधे में से ही छोड़कर डर के मारे भाग गए। लेकिन इन सब के बीच में मुझे एक ऐसा बूढ़ा तांत्रिक मिला जिसने मुझे आगे की सीख दी। उसने मुझसे कहा कि बेटा, ये कोई भटकी हुई आत्मा नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर शैतान को इसके शरीर के हवाले किया है। ये बहुत ही गंदा और नीच वाला काला जादू है। इसकी काट मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, सच कहूं तो मैं हर रोज मर रहा था। मीरा हर वक्त घर पर ही रहा करती थी। वो नियति को अपने हाथों से पानी पिलाती थी। वो तो ये सब मुझे बाद में पता चला कि जो पानी मीरा नियति को पिलाती थी उस पानी में सोमनाथ चाचा की फूकी हुई राख मिली हुई थी, जो कि लगातार उस साय को मजबूत करता जा रहा था। नियति जब कभी थोड़ी देर के लिए होश में आती वो अक्सर मीरा से ये कहने लगी थी कि मुझे बचा लो, वो मुझे अंदर से धीरे धीरे खा रहा है, मुझे बहुत दर्द होता है, तू मेरी सच्ची दोस्त है, मुझे मरने मत देना। मीरा अक्सर उसके आंसू पोंछती और हर बार सिर्फ एक ही जवाब देती कि चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे देखकर हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम चल पा रहा था कि इन सब के पीछे मीरा का ही हाथ है। और तो मेरा ऐसा मानना भी है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। कई लोग तो इस चक्कर में अपनी जान भी गंवा देते हैं।
लेकिन उन्हें तब भी मालूम नहीं चल पाता कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ है। खैर, एक दोपहर को जब नियति बेहोश थी तो मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए मोहल्ले के एक पुराने दुकानदार के पास गया। सामान देते वक्त दुकानदार ने मुझसे कहा, यार मैंने सुना है तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तो और तुमने कई बार कोशिश करी लेकिन कुछ भी हल नहीं हुआ। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शहर से दूर पहाड़ों पर एक आश्रम है, वहां पर एक बहुत ही बड़े पुजारी बाबा रहते हैं। मैंने अक्सर उनके बारे में सुना है। कहते हैं कि उन्होंने ऐसे लोगों की जान भी बचाई है जहां पर उनके जीने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। मेरी बात मानो, एक बार तुम उनके पास जाकर देखो, शायद तुम्हारा हल अब वहीं पर निकलेगा। बस दोस्तों, फिर क्या था, मैंने तुरंत वहां पर जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, जब इंसान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वो किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। और मैं तो एक ऐसी सिचुएशन में फंसा था जिसके बारे में मुझे अब तक बिल्कुल भी नहीं मालूम था। खैर, मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मीरा घर पर ही थी। मैंने मीरा से कहा कि तुम मेरी बहन का ख्याल रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगा, बस तब तक तुम घर से बाहर मत जाना। मीरा ने मुझसे हंसते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इस घर से तो क्या, इस कमरे से जरा भी नहीं हिलूंगी, बस आप अपना काम कीजिए। बस फिर क्या था, मैं निकल गया, लेकिन रास्ते में मौसम अचानक खराब हो गया। उस बीच ऐसा भयानक तूफान आया कि अचानक रास्ते में बड़े बड़े पेड़ गिर गए। रास्ता मानो एकदम से ब्लॉक हो गया, यूं मानो कि मैं 2-3 घंटे वहीं पर फंसा रह गया। मुझे इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे घर पर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। उस बीच मैं बस लगातार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान किसी भी तरह मेरी बहन की रक्षा करना। सच कहूं तो उस दिन मुझे वापस लौटने में पूरी रात लग गई, लेकिन इधर घर पर मीरा अपना खेल खेल रही थी। जहां तक मुझे याद है, मैंने अपनी बहन को बिस्तर पर देखा था और उस वक्त मेरी बहन बेहोशी की हालत में नजर आ रही थी। लेकिन मीरा के घर पर आने के बाद मेरी सारी चिंताएं थोड़ी दूर हो गई थी, क्योंकि मुझे बाबा के पास जाना बेहद जरूरी था। मीरा ने बातों ही बातों में रस्सी को धीरे से खोल दिया। वो ठीक उससे कहने लगी कि नियति, तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी, तुम्हें ऐसा बंधा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बातें करो, तुम मुझे वो सारी बातें बताओ जो तुम महसूस करती हो। तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे अब बिल्कुल देखी नहीं जाती। अब दोस्तों, बातें करते करते मीरा ने नियति के सर पर हाथ रखा और उसे कहा कि वो कुछ देर में वापस आ जाएगी, तब तक तुम आराम करो। बस दोस्तों, ये वही पल था जब मीरा की सारी असलियत हम सबके सामने आ गई। कहते हैं कि भगवान के अंदर वो ताकत होती है जो कि इंसान उसे पाने की कोशिश तो करता है, लेकिन कभी भगवान नहीं बन सकता। अब ठीक जब मीरा घर से बाहर चली गई तो वो एक चीज करना भूल गई। न जाने उसे ऐसा क्या काम था कि वो जल्दबाजी में अपना बैग ले जाना भूल गई। उस वक्त मेरी बहन नियति आराम कर रही थी। बस एक चीज थी कि मैंने उस शैतान के बारे में आपको बताया था कि दोपहर के समय वो नहीं आता था, लेकिन शाम होने के बाद अचानक मेरी बहन का शरीर बदल जाता था। अब जब ठीक नियति को प्यास लगी तो उसने धीरे धीरे अपने हाथों से बगल वाले मेज पर रखे गिलास को उठाने की कोशिश की। उसी बीच उसका हाथ जब गलती से बैग पर लगा तो बैग अचानक जमीन पर गिर गया। उस वक्त नियति ने जब बैग की तरफ नजर डाली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि उसके बैग से एक अजीब सी पुड़िया बाहर आई। साथ ही साथ उस बैग के बगल में एक काली गुड़िया भी रखी हुई थी, जो कि दिखने में बहुत छोटी थी। देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये सारे जादू टोने टोटके का सामान है। होना हो ये सब कुछ देखने के बाद मेरी बहन नियति की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ मैं ठीक बाबा के पास पहुंच चुका था। बाबा ने जब मेरे सर पर हाथ रखा तो कुछ देर तक मानो मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैं बस सिर झुकाए बाबा के कदमों को देख रहा था। बाबा ने तकरीबन 2 या 3 मिनट बाद मुझसे बात करी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारी परेशानी बाहर की नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे घर की है। बाबा की बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे ठीक ठीक से बताइए, मैं रोज तिल तिल करके मर रहा हूँ, कोई तो उपाय होगा। बाबा ने मुझसे बस इतना ही कहा कि तुम जो आज इतना परेशान हो और तुम्हारी बहन के ऊपर जो जादू किया गया है वो और कोई नहीं, तुम्हारा ही कोई खास मित्र है। मैंने तुरंत बाबा से कहा, बाबा मेरा तो कोई खास मित्र नहीं है, मेरी तो किसी से भी कोई दोस्ती नहीं है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि ये काम किसने किया है। बाबा ने मुझसे मुस्कुराते हुए इतना ही कहा कि कुछ चीजें ठीक हमारे सामने होती है, लेकिन बस हम उसे देख नहीं पाते। बस इतना जान लो कि ये सारी चीजें जो कुछ भी हो रही हैं वो तुम्हारा बहुत करीबी है, बहुत खास है। दोस्तों, बाबा ने मेरे हाथ में कुछ चावल के दाने दिए और विभूति का एक टीका मेरे माथे पर लगा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम ये चावल अपने घर पर लेकर जाओगे तो देखना घर के अंदर पैर रखते ही ये चावल काले पड़ जाएंगे। और याद रहे, ठीक उसी वक्त
जो भी इंसान सबसे पहले तुम्हारे घर में कदम रखेगा, समझ जाना कि ये सारा खेल उसी का है और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लो कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही पाता है। यह दृश्य शक्तियां कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ती, ना तो ये भेजने वाले की होती है और ना ही जिस पर क्रिया की जाती है उसकी होती है। ये बस अपना खाना मांगती है और कुछ नहीं। दोस्तों फिर क्या था, मैं बस बाबा की दी हुई सामग्री लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। यकीन मानिए ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और तो और ऐसा बहुत से लोगों के साथ भी हुआ होगा। और अगर आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एकदम सच बात है। खैर, अब जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि बाबा की दी हुई पोटली के चावल वाकई में काले पड़ चुके थे। और तो और मेरे आने के कुछ देर बाद मीरा भी घर पर आ चुकी थी। उस वक्त जब मैंने अपने घर पर पहले इंसान मीरा को देखा तो यकीन मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं उससे कुछ कह सकूं। उस वक्त मेरे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। आखिरकार मैं सब कुछ जान चुका था। मैंने मीरा से कुछ भी नहीं कहा, बस बाबा की दी हुई विभूति मैंने जैसे ही अपनी बहन के माथे पर लगाई तो मानो अचानक उसका शरीर एकदम तड़पने लगा कि देखकर लगता मानो जैसे इसके शरीर से कोई ऊर्जा बाहर जा रही हो। कुछ ही पलों में वो एकदम शांत हो गई और मीरा अपना बैग उठाकर रोते रोते मुझे दिलासा देकर वापस अपने घर की ओर चली गई। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि मुझे बाबा की वो बात आज भी याद है कि जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। अब आप ही सोचिए, मीरा के जाने के बाद वो तकरीबन 2 या 3 दिन तक हमारे घर पर नहीं आई। यहाँ तक कि जो उसके साथ चाचा रहते थे वो भी मीरा को छोड़कर कहीं गायब हो चुके थे। इससे साफ जाहिर था कि हो ना हो वो काला जादू शायद उन पर उल्टा अटैक कर रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से मैं अपनी बहन की सेहत देख रहा था अब वो थोड़ी बहुत बातें भी करने लगी थी। और तो और उसने धीरे धीरे मुझे मीरा के बारे में सारी बातें भी बताई। लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मैं अपनी बहन को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। मैं बस दिन रात बाबा को याद करता रहता और भगवान से प्रार्थनाएं करते रहता। बस आप इतना यकीन मानिएगा कि अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे मेरी बहन नियति ठीक हो रही थी वैसे वैसे मीरा की तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी। और यह सब कुछ मुझे तब पता चला जब मैं मीरा से मिलने के लिए उसके घर पर गया। मैंने देखा कि मीरा अपने आंगन पर बैठी हुई थी। उस वक्त उसके सारे बाल बिखरे हुए थे। वो जमीन पर कुछ खुरच कर लिख रही थी। और तो और जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे बात तक नहीं की। उस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे जानती ही नहीं। मैंने जब उसके चाचा के बारे में पूछा तो अचानक गुस्से भरे निगाहों से उसने मेरी ओर देखा। बस दोस्तों फिर क्या था, भगवान ने अपना काम कर दिया था। और बात करूं इंसानियत की, वो तो मैं अब किसी पर भी नहीं भरोसा कर सकता। दिन बीत रहे थे, मेरी बहन धीरे धीरे बिल्कुल एकदम ठीक हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि सोमनाथ चाचा अपनी भतीजी को लेकर कहीं पर चले गए हैं। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि उन्हें यह डर था कि अगर मैंने इस बारे में गांव में कुछ भी बात करी तो शायद सोमनाथ चाचा की जिंदगी को खतरा हो सकता है, क्योंकि पूरे गांव में ये बात तो पहले ही फैल चुकी थी कि ये कोई ना कोई क्रिया जरूर करता है। बस इसीलिए उन्होंने उस घर को छोड़ दिया। और ठीक मैंने भी अपनी बहन को पढ़ाई करने के लिए यहाँ से दूर शहर में भेज दिया। आज की डेट की बात करूं तो बहन ने वहां शहर में रहते रहते एक नौकरी भी हासिल कर ली है। बस मत पूछिए कि ये दिन कैसे गुजरे। बस इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही मकसद था कि कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत कीजिएगा कि जब आपका भरोसा टूट जाए तो आप सहन भी ना कर पाओ। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो एक न एक दिन वो बुरा आपके पास वापस लौटकर जरूर आएगा। आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं जल्द ही मिलता हूं आपसे अगली और भी बेहतर कहानी में। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।